दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर यूं मुख्य समाचार के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूं मुख्य समाचार को देखने के पहले अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। आप इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरों के पास पहुंचे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आइए पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर है कि केंद्र ने कहा कि बदतर हो रहे हैं कोरोना से हालात, समूचा देश खतरे की जद में। आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य बी के पाल ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे मामले तो चरमरा जाएगी स्वास्थ्य व्यवस्था। आपको बता दें जिस तरह से व्यवस्थाएं भारत में हैं कोरोना को लेकर और जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए भारत की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार ने चेताया कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बद से बदतर हो रही है। समूचा देश खतरे की जद में है। कुछ राज्यों की हालत बेहद गंभीर है, लिहाजा किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर मामले तेजी से बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संक्रमण रोकने और जिंदगियां बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। चंद सप्ताह में ही स्थिति बेहतर से गंभीर रूप धारण कर चुका है। इस दौरान सक्रिय मामले 5 गुने बढ़ चुके हैं। फरवरी तक यह संख्या घटकर 1 लाख से नीचे आ गई थी, लेकिन आज सक्रिय मामले 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। विश्व के मुकाबले भारत में मृत्यु दर सबसे कम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह तेजी से बढ़ी हुई है। तो सवाल है कि इसे कैसे काबू पाया जाए और इसके बारे में सरकार को एक बार जरूर बैठक करनी चाहिए और सोचना चाहिए। अब यहाँ पर जो मामले दर्शाए गए हैं कि दिल्ली समेत 10 शहरों में सक्रिय केस सबसे ज्यादा, तो बताया गया कि पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, नांदेड़, दिल्ली, अहमदाबाद। देखिए वहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं। सबसे ज्यादा आंकड़े पुणे में देखने को मिले हैं 59,475 जो कि एक्टिव केस हैं। उसके बाद मुंबई है, उसके बाद नागपुर है, ठाणे है, नासिक है, औरंगाबाद है, बेंगलुरु है, नांदेड़ है, दिल्ली, अहमदाबाद है। तो आखिरकार इस पर काबू कैसे पाया जाएगा, यह सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए और सबको समझाना चाहिए और जो आगे की प्रक्रिया हो उसे अपनाना चाहिए। अगली खबर है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह से होगा ऑनलाइन। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। अब लोगों को नागरिक सुविधा केंद्रों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। निगमायुक्त विकास आनंद ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन शुल्क जमा करके डाउनलोड करके प्राप्त करने की व्यवस्था पहले से ही जारी है। अब नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए नागरिक सुविधा केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। पंजीकरण के लिए घर बैठे निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। साथ ही संबंधित दस्तावेज को भी अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र के प्रमाणित होने पर इसकी जानकारी आवेदक को उनके मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था सभी राज्यों में होनी चाहिए। अगली खबर है कि शाम 3 बजे के बाद केंद्र पर जाकर करा सकते हैं पंजीयन। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से देश भर में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। ऐसे में 45 या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन मिलना भी शुरू हो जाएगा। केंद्रों पर वैक्सीन के लिए भीड़ बढ़ने के साथ ही पंजीयन को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए नई व्यवस्था के तहत कोई भी लाभार्थी वैक्सीन केंद्र पर शाम 3 बजे के बाद जाकर अपना पंजीयन मौके पर करवा सकता है और वैक्सीन प्राप्त कर सकता है, जबकि इससे पहले की अवधि में अपॉइंटमेंट वाले लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। अगली खबर कि प्रदेश में कक्षा 8वीं तक के स्कूल रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें इसके संबंध में कल ही मेरे जो आपको जानकारी दी गई है कि 4 अप्रैल 2021 तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना की महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अब 10 दिन में 4 गुना हुए एक्टिव केस, 2 दिन में 2286 नए संक्रमित, 15 ने गंवाई जान। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 से 72 स्थिति कोरोना की होती चली जा रही है। अगली खबर है कि लोक शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण सरकार की प्राथमिकता। सीएम का निर्देश, शिकायत निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से लिया जाए फीडबैक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से जन समस्याओं के प्रभावी समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है कि जो शिकायत करता है
उनसे उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाए, जो शिकायत उन्होंने किया था और जो उसका निस्तारण किया गया है वे उससे संतुष्ट हैं या नहीं। अगली खबर है कि गेहूं खरीद की सभी तैयारियां रखे दुरुस्त। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले गेहूं खरीद को लेकर क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। अब कितना आपको मूल्य मिलेगा, इसके संबंध में जल्द ही मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली खबर है कि नोडल अफसरों को पंचायत चुनाव में प्रेक्षक नियुक्त करने की तैयारी। सचिव से लेकर ACS स्तर के अफसरों की निगरानी में होगा चुनाव। आपको बता दें कि होली का त्यौहार खत्म होते ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है। चुनाव की निगरानी के लिए सभी 75 जिलों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए मंथन शुरू हो गया है। अभी तक सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए जिलों में बतौर नोडल अफसर तैनात शासन के आला अफसरों को आयोग प्रेक्षक नियुक्त करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तो पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और जल्द ही नोडल अफसर नियुक्त कर दिए जाएंगे। एक खबर की निजी स्कूलों में 5 अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू करने की तैयारी। आपको मालूम होगा कि 4 अप्रैल 2021 तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। 5 अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू करने की तैयारी है। वैसे अगर कोरोना पर लगाम लग गया और महामारी ज़्यादा नहीं बढ़ी और सरकार को ऐसा लगा कि अब स्थिति सामान्य है तो स्कूल खोली जा सकती है, नहीं तो स्कूल खोलने की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। अगली खबर है कि NTA के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालयों में नए सत्र 2021-22 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी चल रही है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन NTA कराएगा और रिजल्ट जारी होने के बाद मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रवेश लेगा। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बारे में NTA से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि NTA किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन कराएगा। अगली खबर की PhD प्रवेश ला कॉमर्स का रिजल्ट तैयार। तो जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। छात्रों को देनी होगी वरीयता। आपको बता दें अगर नए सत्र में NTA के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराई जाती है तो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। ऐसे में छात्रों को अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम में विश्वविद्यालय के नाम देने होंगे और इसके बाद प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर दाखिला होगा। तो अगर आपकी अच्छी मेरिट रहेगी तो आप जो पहला चॉइस होगा आपका, उसी में आपको प्रवेश दिया जाएगा। अगली खबर है कि 487 पदों के लिए इंटरव्यू कल से। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तैयारियां चल रही हैं। वैसे अब की बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रविवार को भी इंटरव्यू लेगा। एक ही पाली में इंटरव्यू किया जाएगा रविवार को, लेकिन रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बंद नहीं रहेगा। 2 परिणाम भी अप्रैल माह में जारी किए जाएंगे, जो जानकारी मिली है। वैसे तो आयोग 2016 का परिणाम मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी होगा, लेकिन जो डेट मुझे प्राप्त हुई है, अगर 2 तारीख को परिणाम जारी नहीं हो पाता है तो परिणाम 8 या 9 तारीख को जारी किया जाएगा, 8 या 9 तारीख को। और PCS 2020 फाइनल परिणाम के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 8 अप्रैल 2021 को इंटरव्यू समाप्त हो रहा है। 15 या 16 अप्रैल 2021 को PCS 2020 का फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। अगली खबर है कि चयनितों की ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राज्य के महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग अप्रैल में शुरू कराने की तैयारी है। इसके लिए नया पोर्टल तैयार कर लिया गया है। ज़्यादातर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के नाम फीड किए जाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। तो जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 632 अभ्यर्थियों का हो चुका है पुलिस वेरिफिकेशन। अप्रैल में पोर्टल खोलने की तैयारी है। अगली खबर है कि शुरू हुई 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले बार भर्ती का विज्ञापन जारी होने लगे हैं। इस बार भर्ती के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से भरना है। अगर आप किसी साइबर कैफे पर जाएंगे या जो आवेदन करता हो, अगर आपको जानकारी तो आप भर भी सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो साइबर कैफे या जो आवेदन करता हो उससे मिले, आपका आवेदन वहाँ कर देगा। एसएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPFS परीक्षा 2020 का संशोधित परिणाम जारी किया गया है। इसमें 26 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन्हें मिलाकर सफल होने वालों की संख्या बढ़कर 28,227 हो गई है। इसके पहले 28,201 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल हुए थे। अगली खबर RRB NTPC भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर है। रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अर्थात NTPC की छठे चरण की परीक्षा 1 से 8 अप्रैल तक होगी। प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगली खबर की रात को ट्रेन में मोबाइल या लैपटॉप नहीं कर सकेंगे चार्ज। आपको बता दें कि रात के वक्त अब सफर के दौरान यात्री मोबाइल, लैपटॉप या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज नहीं कर सकेंगे। ट्रेनों में लगातार आग की घटना के बाद यह निर्णय लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का फैसला किया गया है। रात में चार्ज होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन की ओवरहीटिंग का खतरा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चार्ज में लगाकर ही मोबाइल या लैपटॉप छोड़ देते हैं। इससे आग लगने का खतरा रहता है। लंबी दूरी की ट्रेन में यह समस्या आम बात हो गई है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार इसे सभी जोन में लागू किया जा रहा है। अगली खबर है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को और मिले 164 करोड़। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह में सामान्य वर्ग के छात्रों को 164.12 करोड़ रुपए और दे दिए हैं। छात्रवृत्ति योजना में ऐन वक्त पर बजट कम पड़ने पर यह फैसला किया गया है। इसका फायदा 1.26 लाख अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मिलेगा। अगली खबर है कि रट्टा मार पढ़ाई खत्म करेगा नया शिक्षा बोर्ड, ऐसा सिसोदिया का कहना है। सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की मंगलवार को पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सभी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बोर्ड का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 3 उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य के तहत बोर्ड बच्चों में सीखने की रिटर्न पद्धति को खत्म करने का काम करेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में दिल्ली में किए गए हमारे काम ने भारत के सरकारी स्कूलों की धारणा बदली है। हालांकि असली काम अभी शुरू हुआ है। तो फिलहाल जो काम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है वह सराहनीय है और इसी प्रकार के काम सभी राज्यों को करने चाहिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।